हिंदी में एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए डब्रू ऐप डाउनलोड करें। एंटीबायोटिक्स पर्दे के पीछे वे आधुनिक चिकित्सा के लिए सक्षम हैं। हम उन्हें संक्रामक रोगों को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन शल्य चिकित्सा से लेकर कीमोथेरेपी से लेकर अंग प्रत्यारोपण तक सब कुछ सुरक्षित रूप से करने की सुविधा प्रदान करते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के बिना यहाँ तक कि नियमित चिकित्सा प्रक्रियाओं से जीवन धमकाने वाले संक्रमण हो सकते हैं और हमें उनके खोने का खतरा है। एंटीबायोटिक्स रसायन होते हैं जो बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं। दुर्भाग्य से कुछ बैक्टीरिया वर्तमान में उपलब्ध सभी एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी बन गए हैं। उसी समय हमने नए खोज करना बंद कर दिया है, फिर भी उम्मीद है कि हम समस्या से आगे निकल सकते हैं। लेकिन पहले हम इस स्थिति में कैसे आए? पहला व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अपने 1945 के नोबेल पुरस्कार स्वीकृति भाषण में फ्लेमिंग ने चेतावनी दी कि जीवाणु प्रतिरोध में एंटीबायोटिक दवाओं के चमत्कार को बर्बाद करने की क्षमता थी। वो सही था। 1940 और 50 के दशक में पहले से ही प्रतिरोधी बैक्टीरिया दिखाई देने लगे थे। तब से 1980 के दशक तक दवा कंपनियों ने कई नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज करके प्रतिरोध की समस्या का सामना किया। सबसे पहले यह एक अत्यधिक सफल था और अत्यधिक लाभदायक उद्यम। समय के साथ कुछ चीजें बदल गईं। नई खोजी गई एंटीबायोटिक्स अक्सर संक्रमण के एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम के लिए ही प्रभावी होती थीं, जबकि पहले वाले मोटे तौर पर लागू होते थे। यह अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इन दवाओं की कम खुराक बेची जा सकती है, जिससे उन्हें कम लाभ हो सकता है। शुरुआती दिनों में एंटीबायोटिक दवाओं का भारी प्रभाव पड़ा था, जिनमें वायरल संक्रमणों का भी कोई प्रभाव नहीं था। पर्चे के आसपास जांच में वृद्धि हुई, जो अच्छी है, लेकिन बिक्री भी कम है। उसी समय कंपनियों ने अधिक दवाओं का विकास करना शुरू कर दिया, जो रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल की दवाओं और बाद में अवसाद रोधी और विरोधी चिंता दवाओं जैसे रोगी के जीवनकाल में ली जाती हैं। क्योंकि उन्हें अनिश्चित काल के लिए लिया जाता है, ये दवाएं अधिक लाभदायक हैं। 1980 के दशक के मध्य तक एंटीबायोटिक दवाओं के किसी भी नए रासायनिक वर्गों की खोज नहीं की गई थी, लेकिन बैक्टीरिया ने प्रतिरोधक क्षमता हासिल करना जारी रखा और व्यक्तिगत बैक्टीरिया और यहां तक कि प्रजातियों के बीच आनुवंशिक जानकारी साझा करके इसे पारित किया। अब बैक्टीरिया जो कई एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी हैं, आम हैं और तेजी से कुछ उपभेद हमारे सभी मौजूदा दवाओं के लिए प्रतिरोधी हैं। तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? हमें मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को नियंत्रित करने, नए बनाने, नई और मौजूदा दवाओं के प्रतिरोध का मुकाबला करने और बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने के नए तरीके खोजने की आवश्यकता है। एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता कृषि है, जो न केवल संक्रमण के इलाज के लिए बल्कि खाद्य जानवरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करता है। एंटीबायोटिक दवाओं के बड़े संस्करणों का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के लिए बैक्टीरिया के संपर्क को बढ़ाता है और इसलिए प्रतिरोध विकसित करने का उनका अवसर। कई बैक्टीरिया जो जानवरों में आम हैं, जैसे साल्मोनेला, मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं और दवा प्रतिरोधी संस्करण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे पास जा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा नेटवर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। नए एंटीबायोटिक्स खोजने के संदर्भ में प्रकृति सबसे आशाजनक नए यौगिक प्रदान करती है। अन्य रोगाणुओं और कवक जैसे जीवों ने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में रहने के लिए लाखों वर्षों में विकसित किया है, जिसका अर्थ है कि उनमें अक्सर कुछ जीवाणुओं से बचने के लिए एंटीबायोटिक यौगिक होते हैं। हम एंटीबायोटिक दवाओं को अणुओं के साथ पैकेज भी कर सकते हैं जो प्रतिरोध को रोकते हैं। एक तरह से बैक्टीरिया प्रतिरोध विकसित करता है अपने स्वयं के प्रोटीन के माध्यम से, जो दवा को नीचा दिखाता है। अणुओं के साथ एंटीबायोटिक की पैकेजिंग करके जो डिग्रेडर्स को अवरुद्ध करते हैं, एंटीबायोटिक अपना काम कर सकते हैं। फेज वायरस जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं लेकिन मनुष्यों को प्रभावित नहीं करते हैं, वे बैक्टीरिया के संक्रमण से निपटने के लिए नए एवेन्यू का वादा कर रहे हैं। सामान्य संक्रमण के लिए टीके विकसित करना इस बीच पहली जगह में बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है। इन सभी दृष्टिकोणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग है, जो दुनिया भर में अपर्याप्त है।
एंटीबायोटिक्स इतने लाभहीन हैं कि कई बड़ी दवा कंपनियों ने उन्हें विकसित करने की कोशिश बंद कर दी है। इस बीच छोटी कंपनियां जो सफलतापूर्वक नए एंटीबायोटिक दवाओं को बाजार में लाती हैं, वे अभी भी दिवालिया हो जाती हैं, जैसे अमेरिकी स्टॉट अपचोजन। नई चिकित्सीय तकनीक जैसे फेज और टीके पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं की तरह ही मौलिक समस्या का सामना करते हैं। यदि वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो उनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है, जिससे पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। और लंबी अवधि में प्रतिरोध का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए हमें नए एंटीबायोटिक्स का उपयोग संयम से करने की आवश्यकता होगी। अपने रचनाकारों के लिए मुनाफे को और कम करना। एक संभावित समाधान बेची गई एंटीबायोटिक दवाओं की मात्रा से मुनाफे को स्थानांतरित करना है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम एक मॉडल का परीक्षण कर रहा है जहां स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एंटीबायोटिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, जबकि सरकारें एंटीबायोटिक विकास को प्रोत्साहित करने के तरीकों की तलाश कर रही हैं। ये कार्यक्रम अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं। दुनिया भर के देशों को बहुत कुछ करने की आवश्यकता होगी, लेकिन एंटीबायोटिक विकास में पर्याप्त निवेश और हमारी वर्तमान दवाओं के नियंत्रित उपयोग के साथ हम अभी भी प्रतिरोध से आगे निकल सकते हैं।